अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, आज 103 दिन हो गए और 103 दिन में ये गिरगिट कई रंग बदल चुके। ये गिरगिट कई रंग बदल चुके और आपने सबने देख लिया, क्योंकि ये जिस जगह बैठ जाते हैं ये उसी कलर के हो जाते हैं। अगर पेड़ पे बैठ जाएंगे तो पेड़ की छाल जैसा कलर कर लेंगे। जब ये अंदर बैठते हैं तो कोई और कलर, जब बाहर आते हैं तो कोई और कलर, और जब मीटिंग करते हैं तो कोई और कलर। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, गिरगिट की एक खूबी और भी होती है कि गिरगिट आगे तो देखते ही देखता है, पीछे भी देखता है। ये अल्लाह ने उसे सिफत दी है कि वो पीछे वाले को भी देखता है। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ रंग बदलने में एक्सपर्ट है। अल्लाह ने वो सिफत नहीं दी जो पीछे चल रही है, जो पीछे देख रही है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने पीछे देख लिया तो सही बता रहा हूं, ये रंग बदलना भूल जाएंगे। साथियों देखिए, आज हमने जो जनरल बॉडी बुलाई वो दो वजह से बुलाई है। एक वजह ये थी कि कंप्यूटर सेंटर का बेईमान डायरेक्टर, जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जानती है, वो हमारे 3 आदमियों की नौकरी खा चुका। लेकिन अफसोस ये है कि उनमें से 2 तो हमारे पास आ गए और दोनों की नौकरी हमने बहाल कराई और उनका अपॉइंटमेंट कंट्रोलर ऑफिस में हुआ। एक आदमी तो वो था कि जो रात को 2 बजे रेलवे लाइन पे पाया गया, सुन लीजिए आप। लेकिन हमने उसकी नौकरी बचाई, दूसरे की नौकरी खाई, हमने उसकी बचाई। तीसरा आज तक हमारे पास नहीं आया, इसलिए उसकी नौकरी आज तक नहीं हुई। साथियों, 11 लोग, तारीफ सुन लीजिएगा इस बेईमान की। ये जरूरी नहीं है, मुनाफिक जो होते हैं वो भी लिबास इसी में रखते हैं कि चेहरे पे नूर होगा और सिर पे टोपी होगी, लेकिन धोखे में मत आना, क्योंकि यहूदी भी अब यही काम कर रहे हैं। ये मुनाफिक जो नंबर 2 से अपॉइंट हुआ, और किसने अपॉइंट करा? अहमद अली ने एक्सपोर्ट करा लखनऊ से। उसने यहां पर जो सिलेक्शन कमेटी का मैनुअल था 2015 में, उसमें से एक आदमी इंतकाल फरमा गया और दूसरा आदमी धक्के खा रहा है। मैंने उसको समझाया था कि देखो, इसकी बातों में मत आओ, ये जो क्वालिफिकेशन चेंज कर रहा है, फिर हमारा कोई भी आदमी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो उस टाइम उनकी चापलूसी कर रहे थे, अपना नंबर स्कोर बढ़ा रहे थे। हालात ये हुई कि 2015 में शाह साहब के पीरियड में जब सिलेक्शन कमेटी का मैनुअल बना तो उसमें वो कंडीशनें लगा दी गई कि एक टेक्निकल कर्मचारी अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन जब यहां पर पोस्टें एडवर्टाइज हुई, फार्म भरे गए, स्क्रूटनी हुई, सिलेक्शन कमेटी हुई, इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ, उनकी ज्वाइनिंग हुई, और जब ज्वाइनिंग हो गई और 1 साल तक कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं पाया गया, यानी उनकी सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, कोई एक शोकाज नहीं, कोई उनके खिलाफ मिसकंडक्ट नहीं, कोई नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी नहीं, कोई मिसबिहेवियर का आरोप नहीं। लेकिन इस डायरेक्टर ने बजाय 12 महीने के बाद उन 11 लोगों का कंफर्मेशन होता, इसने रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा, और लेटर ये लिखा कि ये जो लोग अपॉइंट हुए हैं, ये एडवर्टीजमेंट की जो क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं करते। ये वो डायरेक्टर है जिसने स्क्रूटनी करी, तो पहले तो उसे टर्मिनेट होना चाहिए कि उसने 11 लोगों के पेट पर रोजी मारने का जो प्रयास करा है,
मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे तकरीबन 13 महीने हो गए, फाइल पे ये लिखता है कि मैंने रैंडम चेक करे। देखो, जो मैं बात कहूंगा वो साबित करूंगा। इसलिए लिखा उस पे कि रैंडम मैंने चेक करे। तो रैंडम क्या, एलटीसी के बिल थे कि एयर इंडिया के टिकट रैंडम चेक करने के लिए गए थे? अरे एक आदमी की रोजी रोटी का मामला है, और जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडवर्टीजमेंट था और उसने फॉर्म भरा, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वो एलिजिबल था कि नॉट एलिजिबल था। जब वो एलिजिबल हो गया और उसके बाद उसने सिलेक्शन कमेटी फेस करी, और उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट हुआ, और अपॉइंटमेंट होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई, और ज्वाइनिंग होने के बाद 1 साल गुजरने के बाद आप 13वें महीने में कहते हो कि इन लोगों को हम कंफर्म नहीं कर सकते। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल सुन लेना। इनके बाप भी, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, इनके बाप भी एक आदमी को अगर निकाल के दिखा दे, चैलेंज कर रहा हूं, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जब उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो या तो पूरे साल की उसकी एसीआर खराब हो तो आप उसको शोकाज देंगे। एक भी शोकाज नहीं दिया गया। आज उनको 21 महीने हो गए, बल्कि 2 साल 25 महीने हो गए, 25 महीने हो गए, और उनका कंफर्मेशन नहीं हो रहा। उनके बच्चों के लिए एक एम्प्लॉय है, उसकी एमएएस की किताब नहीं बनी, और उसकी बीवी टीवी की मरीज, उसकी बच्ची बीमार। मैंने स्पेशली हम्माद उस्मानी से कह के उसकी एमएएस की किताब का एक्सटेंशन कराया। साथियों, क्या क्या जुल्म बताएं। ये नॉन टीचिंग की कुर्सियों पर बैठने वाले ये अपने आप को नमरूद और फिरौन समझने लगते हैं। ये वो डायरेक्टर है कि उसने आज तक कंफर्मेशन की बात नहीं करी, और हमारे सोने पे सुहागा ये व्हाइट हाउस में बैठे हुए अधिकारी ये कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, उन 11 लोगों पे इंडिविजुअल एक आदमी पर 3 बार कमेटी बैठ गई, लेकिन आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। लेकिन साथियों, मैंने उनसे कहा कि हिम्मत मत हारना, इनके तो मैं जबड़े में से निकाल के तुम्हें कंफर्म कराऊंगा। क्योंकि रूल ये है कि प्रमोशन पीरियड के बाद एम्प्लॉयर को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का अधिकार है। वो भी उस सूरत में कि आप पहले उसे शोकाज देंगे, उसकी प्रीवियस सर्विस के रिकॉर्ड को देखते हुए आप उसका एक्सटेंशन बढ़ाएंगे। ना तो एक्सटेंशन बढ़ा और ना कंफर्मेशन हुआ, तो मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, ये एक भी नहीं निकाल पाएंगे किसी भी हालत में। साथियों, ऐसा नहीं है कि कमेटी सिर्फ रेगुलराइजेशन की बात कर रही है। जिसके खिलाफ भी नाइंसाफी होगी, कमेटी शाना बशाना तुम्हारे साथ रहेगी। हमने किसी जज्बात में आके ये धरना नहीं लगाया, हमने आपकी मसाइलों को देखते हुए धरना लगाया। हद ये है, अभी मेरी एजुकेटिव काउंसिल के 2 मेंबरों से बात हुई और मैंने कहा उनसे, बोले गांधी साहब क्या हो रहा है? मैंने कहा वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं। मेरा क्या चाहना? मेरा चाहना तो यह है कि अगर मैं रजिस्ट्रार होता तो 5 मिनट में उमा देवी को लागू करके सबको कंफर्म कर देता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी कह रहा है, और मैं रात दिन दुआ कर रहा हूं अल्लाह पाक उसे यहाँ का वाइस चांसलर बना दे। अगर 10 मिनट में समस्या का समाधान ना हो जाए तो जो चाहे वो कर लेना। लेकिन बात यह है कि ये न जानते हैं और न मानते हैं, ये अपने आप को एक्टिंग करता है वाइस चांसलर। मैंने कहा था ना कि शोले का गब्बर सिंह कि जब मीटिंग होती है तो सोता है, और जब जरा सी कोई बात कर दो तो ऐसे धाड़े मारता है, वैसे तो एक्टिंग करता है। अरे एक्टिंग वाइस चांसलर, जब 2015 में यूजीसी का रेगुलेशन आ गया और उसमें यह बात हो गई
कि अब एक्टिंग वाइस चांसलर लिखेगा, ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर लिखेगा। तुमने अपने वेब पेज पे जाके देख लेना, वेस्ट एशियन स्टडीज के, इसका प्रोफाइल खोलो, उस पर लिखा हुआ है ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर, और उसमें पूरी कहानी लिखी है कि मैं फाउंडर डायरेक्टर, मैं फाउंडर फला। अरे कब्रिस्तान पे भी ऐसी तख्ती लगा लेना, बिल्कुल। क्योंकि जितने मरीज आएंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि तारिक मंसूर के बाद प्रोफेसर गुल्लेज भी यहाँ वाइस चांसलर रहे। तो वहां क्यों नहीं लिखा उस पत्थर पे ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर? मैंने वहीं फोटो खींचा, वहीं वीडियो बनाई और वहीं हायर करी, और 12 बजे का टाइम था उसका। मैंने खुलाआम चैलेंज कर दिया। तो जीदार भी इतने हैं कि 12 बजे के बाद उन्होंने कहा अभी नहीं आऊंगा, नॉन टीचिंग वाले बैठे हैं। उन्होंने कहा कब आएंगे? उन्होंने कहा पहले देखते रहो कब जा रहे हैं ये। जब हम चले गए तो 12:30 बजे का टाइम रखा गया। ये है इनकी जीदारी। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जो हमारे यहाँ विभीषण है, जो हमारे यहाँ मीर जाफर मीर सादिक हैं, मैं बार बार कहता हूं उनसे भी होशियार रहो। वो 4 लोग सुन लीजिए, आप आज की तारीफ सुनिए। जब हमने राउंड लगा लिया तो उनके लपरगुट्टे जो मुखबिरी कर रहे हैं, हमने नाम नहीं लिए थे, आज हम नाम लेके बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के आपकी हड़ताल को नाकाम करने की जो साजिशें कर रहे हैं। वैसे तो रजिस्ट्रार साहब के पास टाइम नहीं है आपकी समस्याओं पे बात करने का या गौर करने का, लेकिन हड़ताल के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के एक तो आजम कोर्ट मेंबर, एक्स कोर्ट मेंबर, एक सलमान साबिर और एक बड़े हमदर्द 18 महीने की तनख्वाह मिल जाए, चाहे हमारे 4000 का गला उतर जाए। सुन लीजिए, फिरोज डेंटल, ये लोग वहां बैठ के आपकी हड़ताल को नाकाम करने के लिए रजिस्ट्रार से मिलकर साजिशें कर रहे हैं। देखो एक और, ये अबू जहल के, ये अबू लहब इसलिए कि एम्प्लॉइज यूनियन की एक कुर्सी पकड़ रखी है, और एम्प्लॉइज यूनियन ने हमेशा टीचिंग स्टाफ को बढ़ावा दिया है, कभी नॉन टीचिंग की लड़ाई नहीं लड़ी। जब वो डायरेक्टर बन गए तो अब वो तुम्हारी हड़ताल खत्म कराने के लिए इन तीनों के साथ वहां बैठ के मीटिंगें कराती हैं। अगर इतने ही हमदर्द है, कॉमरेड शमीम कॉमरेड, ये अमजद कॉमरेड नहीं, अमजद को तो मैंने नमाजी बना दिया। ये झन्ने की सब में बड़ी बरकत ये है कि अमजद नमाजी हो गया, देख लो शक्ल। लेकिन शमीम कॉमरेड डायरेक्टर बन गए। आगे का बता रहा हूं क्या है प्रोग्राम, सुन लीजिए। आगे का प्रोग्राम सुन लीजिए कि एडल्ट एजुकेशन में अपने साले को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए ये सारी साजिशें चल रही हैं, बता रहा हूं। इसीलिए वो प्लस 2 बॉयज से जब वहां पर प्रोग्राम हुआ था तो बड़ी कसीदेकारी हुई थी रजिस्ट्रार साहब के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन गरीबों की हाय से तुम्हारे सारे मंसूबे निस्तनाबूद होंगे, क्योंकि हम इन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कल हमने जिला प्रशासन से कह दिया है कि दोनों साइडों के रोड बंद हो जाएंगे, बिल्कुल कोई गाड़ी ना इधर से आएगी और ना इधर से आएगी, बिल्कुल। कोतवाल साहब से भी बात हो गई और कप्तान साहब को हमने लेटर भी रिसीव करा दिया और डीएम साहब को भी लेटर रिसीव करा दिया। लेकिन साथियों, जिला प्रशासन के लोग हमसे पूछते हैं कि भैया अभी तक क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो भैया क्या बताऊं, ये तो वाइस चांसलर साहब बताएंगे कि लेबर रूम में से कब खबर आएगी। मैं क्या बताऊं, क्योंकि उद्घाटन वही करते फिर रहे मेडिकल में, वही बताएंगे खबर। लेकिन साथियों, हो सकता है उधर फुल स्टॉप लग गया हो, लेकिन 2 बेटों की शादी भी हुई है, हो सकता है उधर का मामला चल रहा हो। क्योंकि यहाँ का ये मनसब ही इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ वीवीआईपी फैसिलिटी मिलके और वो हम अपने काम करा लें। लेकिन साथियों एक बात सुन लो, ये बहुत बुरा वक्त है
इससे बुरा वक्त नहीं आएगा भाई। ये एम्बुलेंस आ गए तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं खुदा कह रहा हूं। ऐसा मत समझो। देखो ये कमेटी अल्लाह के करम से ये वो कमेटी मिली है कि जो आने वाले वक्त में भी ना मिल पाएगी, ना हुई और ना होगी। लेकिन साथियों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा मार्च तक का तो एक्सटेंशन है, लेकिन जो यूजीसी का लेटर है उसमें ये 31 में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। और ये एजुकेटिव काउंसिल से पास करा चुके कि अगर 31 में पैसा नहीं बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा एक्सटेंशन भी नहीं होगा। बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर हो तुम। कल हमसे गिला मत करना कि गांधी जी तुमने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन ये हमारे साथ क्या हुआ। ये आखिरी लड़ाई है, और मैंने आखिरी लड़ाई इसलिए कहा है कि 3 दिन की 4 दिन की हड़ताल होगी, और हड़ताल के बाद 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एहराम की हालत में टिल डेथ बैठूंगा। बिल्कुल बता रहा हूं। अगर गांधी ने धोती पहन के और लठ लेके अंग्रेजों को भगाया है, तो मैं भी अपना जो एहराम 3 बार जो मैंने हज करा उसका एहराम है मेरे पास, वो बांध के आऊंगा। कोई पैंट शर्ट में नहीं आऊंगा और टिल डेथ बैठूंगा। बता रहा हूं, ये समझ लो। लेकिन साथियों एक बात तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि जब बैठूं तो इससे टुगनी पब्लिक रहनी चाहिए हर टाइम, जिससे कि ये समझ लें कि अगर हमने इनके मामला को हल नहीं करा और गांधी मर गया, तो बता रहा हूं कि जैसे गांधी जी को गोडसे ने मारा था, और हर साल 2 मिनट का मौन होता है, ये मौन नहीं होगा, ये तुम्हें बैठने नहीं देंगे। बता रहा हूं, ये कर्मचारी तुम्हें बैठने नहीं देंगे। साथियों ऐसा नहीं है कि कोई फैसला मैंने जज्बात में आकर लिया है, मैं खुदा कह रहा हूं, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा है और दर्द को समझ रहा हूं। बता रहा हूं, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इनके झूठे मक्कारों की बातें समझिए आप। वो बात भूल गई थी, 2 ईसी के मेंबर आए, प्रोफेसर शमीम साहब बोले गांधी साहब, मैंने कहा एक बात सुन लीजिए, एडजॉइंट मीटिंग जो हुई थी वो किस इशू पे हुई थी। वो इशू ये था कि हाई पावर कमेटी पे डिस्कशन जो है वो इनकम्प्लीट था। मैंने कहा आपने कहा था कि 18 जनवरी को एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग होगी एडजॉन, और उसमें फैसला होगा, लेकिन इन झूठों ने वो 18 जनवरी की ईसी नहीं कराई। अब आप जाके देखिए और पूछिए कि उस एजेंडे को जिस पे आधा डिस्कशन हो चुका, उस एजेंडे को इन्होंने ऑर्डिनरी मीटिंग में डाल दिया। 24 जून को मीटिंग होती है, हाई पावर कमेटी बनती है, सितंबर में रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद वेट होने जाती है, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, और उसके बाद अब कह दिया जाता है कि ऑर्डिनरी मीटिंग में आपका मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये झूठों पे कब तक यकीन करोगे। देखो साथियों, बहुत बुरा वक्त है, बता रहा हूं, ये कोई एक काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंगों पर मीटिंग है। अब लगातार सीआरआर की मीटिंगें हो रही हैं। अरे मैंने कहा था, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि ये 500 पेज की सीआरआर अगर 50 पेज में ना दे दूं और कोई एक कर्मचारी अगर बाहर हो जाए, क्योंकि बीएचयू में उन्होंने एक क्लोज लगाया है कि चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, डेली वेजर हो या टेम्परेरी हो, उसको हम वेटेज देंगे। और उन्होंने 4% पर ईयर का आपके जो एक्सपीरियंस है वो उसको उन्होंने मेंशन करा है। लेकिन साथियों बात तो यही है कि अगर नीति नियत सही है तभी तो कोई बात होगी, क्योंकि नीति नियत खराब है। ना ये सीआरआर से तुम्हें करना चाहते और ना ये हाई पावर कमेटी से करना चाहते।
ना ये एफसी से करना चाहते और ना ये ईसी से करना चाहते। तो इससे अच्छा तो ये है कि मुसल्ले पे बैठ जाओ, अल्लाह पाक इनका मुंह काला कर दे। बिल्कुल, जब नया वाइस चांसलर आएगा हम तो कह रहे हैं हमें लिख के दो कि तुम नाअहल हो, हम तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकते, आने वाला वाइस चांसलर करेगा, लिख के तो दो। आप लिख के भी देने को तैयार नहीं हो, आप बैठ के बात नहीं करने को तैयार। लेकिन साथियों मैं बता रहा हूं, देखो मैंने एक बात कही, मौत एक बार आएगी दोबारा नहीं आएगी, जिंदगी दोबारा जरूर देगा अल्लाह, लेकिन बता रहा हूं कि छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें साथ किसी भी हालत में। क्योंकि मैंने देखा एक आदमी को, जब उसकी रोजी चली गई वो साइकेट्रिक हो गया और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या की भी सुन लीजिए आप, बड़ी दर्दनाक कहानी है। उसके लिए मैं बहुत लड़ा। नाम था आरिफ, कंप्यूटर ऑपरेटर था, कॉमर्स में था। आबिद जैदी बैठे हुए हैं। आबिद जैदी ने और हमने उस जमाने के चेयरमैन और मौजूदा फाइनेंस ऑफिसर के खिलाफ जमीरुद्दीन शाह को लिख के दिया। लेकिन बात यह है कि जमीरुद्दीन शाह ने जो मोहसिन खान ने क्वालिफिकेशन रखी और उसे अप्रूव करा दिया और उस आदमी को बाहर कर दिया। और बाहर होने के बाद उसकी बीवी इकरा पब्लिक स्कूल में थी, घर में कलेश रहती थी। एंड यह हुआ कि उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। आज वो पागलों की तरह है। साथियों मैंने दर्द देखा, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते तुम मेरे बात पे मत आओ, अपने लिए ही आ जाओ। कम से कम अपने लिए तो सोचो। अगर तुम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नहीं सोच सकते तो फिर डूब पर हो जाके। बता रहा हूं हमारा कोई मामला नहीं है, बाल बराबर भी। हम तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर सारे फैसले कर रहे हैं। मैंने कहा कि अब हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और उसके बाद फिर टिल डेथ ये सबकी जिम्मेदारी है। तुम ये अपने सिर्फ कमेटी के ऊपर मत थोपो। ये कमेटी 9 लोगों की है, कहां जाए, क्या क्या करे। लेकिन हम फिर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों को देखो। कल को अगर तुम्हारा जरा सा भी कुछ बिगड़ गया तो फिर तुम टिर्री भी नहीं चला सकते। बता रहा हूं, तुम टिर्री नहीं चला सकते। हालात क्या होंगे, अपने घर के हालात को ये सोचो रात को जब लेटो बिस्तर पे कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी ईएमआई कैसे जमा होगी, हमारे बच्चों की फीस जमा कैसे होगी, हमारे बच्चों का इलाज कैसे होगा। सोचो। देखो वक्त बहुत बुरा है, मैं खुदा कह रहा हूं। हमारा कुछ नहीं, हम परमानेंट है, हमें पूरा मिलता रहेगा। भैया जितना अल्लाह ने हमें वसत दी है उससे मदद कर देंगे और करते हैं। बहुत से लोग हैं, हम मंजर आम पर नहीं लाना चाहते, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये कमेटी का वो नहीं, ये तुम लोगों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और ये हड़ताल भी जन आंदोलन है। इस अल्लाह के वास्ते जो डिपार्टमेंटों में बैठे हुए हैं उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ। मैंने कहा कि अपने चेयरमैन से पूछो कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि 4.5 लाख रुपए आपके घर में आ रहे हैं, ज़कात कितने % दे रहे हो? आप सोचो। अगर डॉक्टर साहब कंफर्म करा दे तो हड़ताल पे बिल्कुल मत आना। लेकिन 35 साल से जो आदमी जो 11 चेयरमैन खून पी चुके वो आज तक उसको कंफर्म नहीं करा पाए तो तुम्हें क्या कराएंगे? 15-15, 20-20 साल हो गए। मैं लिल्लाह अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं कि देखो अब भी मान जाओ और नहीं माने तो फिर भैया अपने मुस्तकबिल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम आखिरी दम तक, जब तक अल्लाह ने इसमें सांस दी है, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वो चारों का दादी, चारों का कि वो वहां मीर जाफर, मीर सादिक, विभीषण सब जगह रहे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो देखो जो अल्लाह करता है बढ़िया करता है। अब कम से कम मुनाफिक और गद्दार तुम्हारे सामने आ गए, सामने आ गए।
अगर ये पीछे से बाहर करते रहते तो हम तो ये सोचते कि मान नहीं हम में से ही कौन है। कम से कम वो 4 नाम उजागर हो गए। अब इनसे होशियार रहना। ये बड़े घड़ियाली आंसू बहा के आएंगे, बड़ी हरी टोपी लेके आएंगे, और एक आदमी उनमें से एक्स कोर्ट मेंबर यहाँ बैठिए, जब एम्प्लॉइज यूनियन पे मीटिंग हुई थी जेवा और ये सब, उन्होंने कहा था कि जिस्म का आखिरी खून का कतरा भी तुम्हारे लिए है। कहाँ चला गया? क्या आज रजिस्ट्रार से बैठ के तुम्हारा खून पानी हो गया? समझो, औलाद की कसम खाई, बताइए। और वो एक बेटा दिया अल्लाह ने उसे, एक बेटा, और एक बेटे की कसम खाने के बाद जो आदमी तुमसे गद्दारी कर रहा है, तो सोचो तुम्हारे लिए कौन लड़ सकता है। हमने तो कह दिया बेटा हमारा भी एक है, लेकिन हमने कह दिया बेटे जितनी लिख दी है और जब लिख दी है अल्लाह वो पूरी करेगा। अगर जिंदगी रजिस्टर ऑफिस के गेट पे मौत है तो कोई जरूरी नहीं कि इसी आंदोलन में मौत हो, मैं आ रहा हूं और एक्सीडेंट हो जाए मर जाए, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने एक बात कही है कि आंदोलन में पीछे नहीं हटूंगा। और जो घोषणा करी है, जो वसीम साहब कह रहे थे, वसीम साहब ये मेरी इंडिविजुअल घोषणा है, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपने वालिद के लिए ये कहा है कि अगर वो कब्र से भी उठ के आ जाएंगे तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। इसलिए 11 तारीख तक की जिम्मेदारी तुम्हारी कि तुम अनिश्चितकालीन हड़ताल कामयाब करो, और 12 तारीख से मैं बैठूंगा।